प्रिय छात्र छात्राओं, आज पुनः आप सबका हिंदी पीरियड में हृदय से स्वागत है। जैसा कि पूर्व वीडियो में आप सबने इस बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण श्लोकों का अध्ययन कराया जा रहा है। सुभाषित रत्नानि पाठ आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस पाठ से जो श्लोक ज़्यादा आने की संभावना है, ऐसे श्लोकों का भावार्थ, संकेत, प्रसंग, अर्थ, टिप्पणी सहित हम आपके समक्ष व्याख्या इस वीडियो में कर रहे हैं। पूर्व के वीडियो में श्लोक संख्या 1, 2, 3, 4 का अध्ययन आप सबको कराया था। आज श्लोक संख्या 5, 6, 7 और 8 इन 4 श्लोकों को इस वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। तो श्लोक संख्या 5 है, न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारिकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। श्लोक संख्या 6, परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयेत् तादृशं मित्रं विषकुंभं पयोमुखम्। उदेति सविता ताम्रस्ताम्र एवास्तमेति च संपत्तौ च विपत्तौ च महताम् एकरूपता। विद्या विवादाय धनं मदाय शक्ति परेषां परिपीडनाय खलस्य साधोः विपरीतमेतस् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। आइए इन 4 श्लोकों का वाचन हमने आप सबके समक्ष किया। सर्वप्रथम इन श्लोकों में आए हुए कठिन शब्दों पर दृष्टि डालते हैं। जैसे आया है भ्रातृ, भ्रातृ माने होता है भाई। व्यय माने खर्च करना, खर्च करने से। वर्धत बढ़ती है। परोक्षे माने पीठ पीछे, पीठ पीछे यानी अप्रत्यक्ष रूप से। और प्रत्यक्षे माने सामने, मतलब साक्षात। वर्जयत माने त्यागना, त्यागना, त्याग देना चाहिए। सविता सूर्य होता है। ताम्रस्ताम्र लाल रंग। खलस्य मूर्ख। आइए एक एक श्लोक का, जैसा कि आप जानते हैं, सर्वप्रथम संकेत लिखते हैं श्लोक का, तत्पश्चात संदर्भ लिखा जाता है और उसके बाद में प्रसंग लिखेंगे। तत्पश्चात अनुवाद या अर्थ कह सकते हैं, हिंदी में अनुवाद करेंगे और तत्पश्चात टिप्पणी लिखी जाती है। अब देखिए, जैसा कि श्लोक संख्या 5 मैंने पढ़ा, न चौरहार्यम न च राज्यहार्यम। इस श्लोक को संकेत में लिखने के उपरांत संदर्भ लिखा जाएगा। संदर्भ से आप सब परिचित हैं। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक सामान्य हिंदी के संस्कृत भाग के सुभाषित रत्नानि नामक शीर्षक से उद्धृत है। इसके बाद प्रसंग, तो चतुर्थ पंचम श्लोक में विद्याधन की प्रधानता के संदर्भ में बताया गया है। न चौरहार्यम, न माने नहीं, चौरहार्यम चोर, हार्यम छीन सकता है या चुरा सकता है। न च और न ही राजहार्यम, राजा छीन सकता है। न भ्रातृभाज्यम और न भाई से भाज्यम बंटवा सकता है। न च भारिकारी और न ही यह विद्या वजनकारी है, भारत स्वरूप होती है। ऐसा नहीं होता है कि विद्या अध्ययन करने वाला व्यक्ति वजन महसूस करे। व्यय कृते खर्च करने से वर्धत बढ़ती है, नित्यम हमेशा। विद्याधनम, इसलिए विद्याधन सभी धनों में प्रधान धन है।
कहने का आशय यह है कि जिस प्रकार से अन्य किसी प्रकार की छोटी सी छोटी वस्तु, यदि एक कलम भी हम निरंतर 2-4-10 घंटे लिए रहे तो यह भारत स्वरूप लगने लगता है, लेकिन यदि विद्या अध्ययन कर लेते हैं, ज्ञान है, तो वह चाहे जितने दिन तक बना रहे वजन स्वरूप नहीं रख सकता। इस पेन को चोरी हो जाने का, किसी के द्वारा छीन जाने का, किसी न किसी प्रकार की क्षत पहुंचने का अंदेशा रहता है, लेकिन विद्या धन ऐसा है, ना तो कोई चुरा सकता है, ना भाई बटा सकता है, और ना ही कोई छीन सकता है, ना वजन स्वरूप है, निरंतर यह बढ़ती रहती है। तो इस श्लोक कि यह विद्या धन सभी धनों में इसलिए प्रधान है, सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि न चोर इसे चुरा सकता है, न राजा छीन सकता है, न भाई द्वारा विभाजित कराया जा सकता है, और न ही भारत स्वरूप है। निरंतर व्यय करने से, रुपया पैसा तो खर्च करने से खत्म भी हो जाता है, लेकिन विद्या धन एक ऐसा धन है जो निरंतर खर्च करने से बढ़ता है, इसलिए सभी धनों में विद्या धन सर्वश्रेष्ठ धन है। अगला श्लोक है परोक्षे कार्य हंतारम। किस प्रकार के मित्र से मित्रता रखनी चाहिए और किस प्रकार के मित्र से मित्रता नहीं रखनी चाहिए। परोक्षे पीठ पीछे, कार्यहंतारम कार्य बिगाड़ने वाले, और प्रत्यक्षे माने साक्षात यानी सामने, प्रिय बोलने वाले। इस प्रकार के एतादृशम मित्रम, इस प्रकार के मित्र को वर्जयत त्याग देना चाहिए, जो विष कुंभम पयोमुखम, विष से भरे हुए घड़े के मुख पर लगे हुए अमृत के समान है। यानी जिस प्रकार से घड़ा जिसमें अंदर विष ही विष भरा है, लेकिन उसके मुख पर थोड़ा अमृत लगा दिया जाए तो यह समझ लिया जाता है कि इस घड़े में अमृत भरा है, लेकिन वास्तव में उसमें अमृत नहीं है, वो विष है जो किसी के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। ठीक इसी प्रकार से ऐसे मित्र जो सामने तो बहुत प्रिय बोलते हैं, लेकिन पीठ पीछे हमेशा किसी का कार्य बिगाड़ने की भावना रखते हैं और कार्य बिगाड़ने की कोशिश करते रहते हैं, ऐसे मित्र ठीक उसी प्रकार से होते हैं जो विष से भरे हुए घड़े के मुख पर लगे हुए अमृत के समान होते हैं। ऐसे मित्रों को त्याग देना चाहिए, ऐसे मित्रों से कदापि मित्रता नहीं करनी चाहिए। अगला श्लोक है उदेति सविता, यानी सुख और दुख में समभाव बने रहने की प्रेरणा इस श्लोक के माध्यम से दी गई है। उदेति, उदय होता हुआ सविता यानी सूर्य, ताम्रस ताम्र लाल रंग का होता है और अस्त होते हुए भी लाल रंग का ही होता है। उसी प्रकार से संपत्ति माने सुख में और विपत्ति माने दुख में महापुरुष संत जन समभाव बने रहते हैं, अर्थात सुख में अत्यधिक उत्साहित नहीं होते और दुख में अत्यधिक विचलित नहीं होते। उनका ऐसा मानना है कि जो सुख आया है तो दुख भी आएगा और दुख आया है तो यह जाएगा, सुख आएगा, इसलिए वह समभाव बने रहते हैं, और यही हमने भी प्रयास करना चाहिए। अगला अष्टम श्लोक है विद्या विवादाय। मूर्ख और सज्जन पुरुषों में क्या अंतर होता है। विद्या जो खलस्य विद्या है, खलस्य माने मूर्ख की विद्या, वो विवाद तर्क कुतर्क करने के लिए, तर्क वितर्क करने के लिए होती है। धनम मदाय, और उसके पास यदि धन पहुंचता है तो अहंकार आ जाता है। शक्ति ही परेशान, और शक्ति दूसरों को परिपीडनाएं, पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। जबकि साधोह विपरीत, सज्जन पुरुष ठीक इन मूर्ख व्यक्तियों के ठीक विपरीत स्वभाव के होते हैं। उनकी विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति सबकी रक्षा करने के लिए होती है। इस प्रकार से सज्जन और दुर्जन, मूर्ख में यह अंतर है कि वही वस्तु जब दुर्जन के पास पहुंचती है तो किस प्रकार से वह दूसरों से तर्क वितर्क करने लगते हैं, अहंकार हो जाता है, पीड़ा पहुंचाने लगते हैं। और लेकिन जब वही साधु व्यक्ति के पास विद्या पहुंचती है तो वह ज्ञान के लिए होती है, धन उनके पास आता है तो दान करने लगते हैं, और यदि शक्तिशाली होते हैं तो सबके असहायों की रक्षा करते हैं, मदद करते हैं। इस प्रकार से सज्जनता के स्वभाव को अपनाना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण ये श्लोक हैं, इनको बोर्ड परीक्षा के लिए अच्छी तरह से तैयार करना है। शेष इंपॉर्टेंट श्लोक अगली वीडियो में आपको उपलब्ध होंगे। धन्यवाद।